मैं विवेक के पास आऊंगी कि विवेक, ये जो ट्रीटमेंट है कि पहले आप दर्द दे दीजिए, खूब जितना दर्द दे सकते हैं दीजिए, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी दर्द की दवाई आप पिलाइए, और फिर उसमें ये कहिए कि देखिए हम आपको कितना सुकून दे रहे हैं, हम आपको कितना रिलीफ दे रहे हैं। ये कुछ वैसे ही मामला नहीं है। जीएसटी का बचत उत्सव मतलब थोड़ा सा आप दवाई हल्की फुल्की पिलाइए, थोड़ा सा आपका दर्द कम हो, और आप ये कह दीजिए अब बस अब आप उत्सव मनाने लगिए, क्योंकि आपका दर्द तो बहुत ज्यादा था। ये जो मोदी जी की जो स्टाइल है, ये पहली बार नहीं है, ये हमेशा से ये देखा गया है कि मोदी जी इसी स्टाइल में काम करते हैं। लेकिन इस समय मोदी जी ने ये काम क्यों किया, सबसे बड़ी बात ये है, क्या उनको ये लग गया कि वोट चोरी का जो चस्पा है वो उन पर इस तरह से चिपक गया है, या फिर उनको लगा कि अब उनकी जमीन खिसक रही है, वाकई में जो पॉलिटिकल जमीन है, इसलिए उनको ये करना पड़ा। लेकिन जनता इसको कैसे रिसीव करेगी? क्या जनता अब उत्सव मनाने लगेगी? क्या जनता स्वदेशी की बात उनकी मानेगी? जनता इसको कैसे लेगी? आज ठीक है, पूरा गोदी मीडिया बचत उत्सव मना रहा है। मैं अभी भी देख रही थी एनडीटीवी पर अमित शाह का इंटरव्यू चल रहा है, अमित शाह ने और भी चैनल्स को इंटरव्यू दिया है, सब बचत उत्सव की बात कर रहे हैं। तो ये तो पूरा एक प्रायोजित कार्यक्रम लग रहा है बचत उत्सव के नाम पर। जी विनोद जी, आपने बहुत सारे कारण गिनाए। मुझे लगता है सारे कारण इसके लिए एप्लीकेबल है। मतलब एक तो सरकार बहुत अड़चन में है, खुद मोदी जी बहुत अड़चन में है, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। मतलब जो इंटरनल क्राइसिस है वो भी है, उनके और उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्राइसिस है। फिर एक्सटर्नल क्राइसिस बहुत ज्यादा है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत है, पर्टिकुलरली अमेरिका का दबाव है, और उसके चलते जो स्थिति भारत की बहुत कमजोर हुई है, चाहे वो चाइना रहे, अमेरिका रहे, और रशिया से भी जो ऑयल हम खरीद रहे हैं सस्ते दामों में, हमारी कंपनियों के पैसे वहां अभी भी अटके हुए, वो पैसे उनको नहीं मिल रहे, वो वहीं के बैंक में, उसी बैंक में जमा है, और वो पैसे वो निकाल नहीं पा रहे हैं। ये भी खबरें आई है। तो हम चारों तरफ से घिर गए हैं, आर्थिक रूप से भी घिरे हैं और राजनीतिक रूप से भी घिरे हैं। और H1B वीजा का जो एक बड़ा संकट अमेरिका ने हमारे सामने खड़ा किया, और चबहार तो है ही, और उससे पहले वो जो 50% वाला टैरिफ है वो भी। तो ये एक त्रिशूल जो है वो अमेरिका ने हमारे ऊपर उठाया है, और भगवान शिव जो है हमारे जो प्रधानमंत्री है वो खुद ही डर गए इस त्रिशूल से। तो जीएसटी का जो उन्होंने एक एड्रेस टू द नेशन किया, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जीएसटी का अनाउंसमेंट जो 4 स्तर पर जीएसटी था उसका 2 स्तर पर करने का अनाउंसमेंट पहले ही हो चुका था। उसका सारा विवरण भी, विस्तृत विवरण सब जगह छपा है। कौन सी चीजें सस्ती होगी, कौन सी महंगी होगी, ये सारा सबको पता चल चुका था। मोदी जी ने कुछ नहीं बताया। मोदी जी ने सिर्फ ये किया कि उसको धर्म के साथ जोड़ा, उसको नवरात्रि के साथ जोड़ा, जिसमें वो माहिर है, और वो उनका मैंडेट भी है। एक संघ परिवार के नेता के रूप में जब प्रधानमंत्री बने तो उनका मैंडेट भी है कि हर चीज को भारतीयता से जोड़ो, हर चीज को हिंदू धर्म से जोड़ो। तो उन्होंने जीएसटी के इस इम्प्लीमेंटेशन को एक बचत का नाम देके नवरात्रि के साथ जोड़ दिया। अब कितना सचमुच इससे फायदा होगा लोगों को, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो 4 स्तर में था वो आपने 2 स्तर में किया है। और देखिए, जहां तक कुछ चीजों का सवाल है, कार देख लीजिए आप। कार में इन्होंने ये किया है कि 1200 सीसी तक का जो कार का सेगमेंट है उसी को राहत, उसको 12% में लाया है। तो और बाकी जो कारें, मतलब 1200 से ऊपर वाली कारें हैं, तो उनको 40% के कैटेगरी में डाला है। अब मेरे पास ऑलरेडी पिछले 10 साल से 1200 सीसी की कार है, और मैं चाहता हूं कि मैं अभी बड़ी कार खरीदूं, 1200 सीसी से ऊपर चला जाऊं, तो मैं नहीं जा पाऊं। ऐसे बहुत लोग हैं जो उसी कैटेगरी में सीमित रह जाएंगे। तो ये हो सकता है कि उसका जीएसटी कम हुआ है, मुझे लगता है कुछ 28% से वो 12% पे आया है, फिर 18% से 12, मुझे पता नहीं कारों पे कितना था, शायद 28 था। तो वो उससे थोड़ी बहुत कीमत कम होगी, लेकिन उससे बहुत ज्यादा इन्वेंट्री एग्जॉस्ट होगी कार मैन्युफैक्चरर्स की। ऐसा नहीं है। जहां तक कार मैन्युफैक्चरर्स का सवाल है, मुझे याद है कि कुछ कुछ दिनों पहले खबरें आई थी कि वो 70% से ज्यादा इन्वेंट्री एग्जॉस्ट नहीं कर पा रहे, और इसलिए मैन्युफैक्चरिंग भी कम है। ऊपर से चाइना से जो एक कुछ
कार के लिए लगने वाली चीजें हैं, उनका भी सप्लाई स्लो हो गया। तो कार मैन्युफैक्चरर्स वैसे भी मुश्किल में, वो खुद ज्यादा कार मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में कार की खरीदारी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ऐसा मानना ये मुझे लगता है थोड़ा-सा एक प्रिक्लूजन जैसा होगा। हमको एक्चुअली फिगर्स जब आएँगे, और जैसा मेहरोत्रा जी ने कहा कि ये तो फेस्टिव सीजन है, उसमें वैसे भी खरीदारी बहुत बढ़ती है। तो वो पिछले साल के इसी पीरियड के कंपैरिजन में इस साल कितनी करस्पॉन्डिंग ईयर में कितनी हुई, ये जब हम टैली करेंगे तभी पता चलेगा कि जीएसटी का कुछ एडिशनल असर हुआ है क्या? जहाँ तक मैं कुछ इकोनॉमिस्ट से बात की, उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उल्टा सरकार ये मानती है कि जो 48,000 करोड़ का उनको एक रेवेन्यू डेफ़िसिट होगा, वो लॉस नहीं कह रहे हैं उसको, दे आर फ्रेमिंग इट इन डिफरेंट लैंग्वेज। वो कह रहे हैं कि रेवेन्यू डेफ़िसिट है, क्योंकि लॉस कहेंगे तो फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। तो रेवेन्यू डेफ़िसिट जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि लोग पीपल विल बी प्रॉम्प्टेड टू बाय मोर। तो लोग ज़्यादा परचेसिंग करेंगे, उसमें एक्टिविटी बढ़ेगी, उसमें से टैक्स का ओवरऑल रियलाइजेशन जो है वो भी ज्यादा होगा। ये भी सरकार की अपेक्षा है। तो इन ड्यू कोर्स ये भी पता चलेगा कि क्या वो 48,000 करोड़ जो सरकार रेवेन्यू डेफिसिट देख रही है, क्या वो मेकअप कर पाएगी सरकार, ये भी देखना होगा। तो देखिए, जीएसटी का 4 श्रेणी से 2 श्रेणी में लाना, ये तो वेलकम है। ये तो बहुत पहले से कहा जा रहा था। भई आपने वन नेशन वन टैक्स इम्प्लीमेंट किया है। तो पहले जब आप मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो बहुत कड़ा विरोध करते थे जीएसटी वगैरह का। आप आधार कार्ड से लेके जीएसटी तक सारी चीज़ों का विरोध किया, और आप आने के बाद भी आपने वो जीएसटी लाया 4 साल 3 साल के बाद, मतलब 2014 में आप आए और 2017 में आपने लागू किया, वो भी 4 श्रेणी में। तभी क्रिटिसिज्म हो रहा था कि फिर वन नेशन वन टैक्स कहाँ से हो गया? ये तो 4 अलग-अलग टैक्स हो गए। तो उसको 2 में लाना ये बहुत लॉन्ग ओवरड्यू था, और आपने वो इस समय लाया है, उस समय लाया है जिस समय आप आर्थिक विवंचना में हैं, आप घिरे हुए हैं, और अमेरिका का जो प्रेशर है वो आपको सता रहा है। तो आप कहीं से उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपने जीएसटी लाया, और आपने अनाउंस पहले ही कर दिया, और आप एड्रेस टू द नेशन में फिर एक बार अनाउंस कर रहे हैं। तो ये रिडंडेंट एक्सरसाइज था जो आपने किया। और हमको पता है कि मोदी जी बार-बार एड्रेस टू द नेशन करते हैं, वो उनका फैंसी है, वो करते हैं। एड्रेस टू द नेशन जनरली बहुत ज़्यादा एक्सिजेंट कोई सिचुएशन हो, बहुत ज़्यादा कोई क्राइसिस हो देश के सामने किसी भी तरह का, तो उस समय प्रधानमंत्री अपने देश को आश्वस्त करने के लिए एड्रेस टू द नेशन करते हैं। मोदी जी ने हर ऑर्डिनरी चीज़ के लिए एड्रेस टू द नेशन की एक रीति शुरू की है, जो मुझे लगता है कि देश को अननेसेसरीली कुछ समय के लिए चिंता में डाल देती है कि मोदी जी क्या कहने वाले हैं? क्या मोदी जी 75 साल के हो गए तो रिज़ाइन कर देंगे वगैरह-वगैरह। वैसा तो हुआ नहीं। एनीवे, बट द थिंग इज़, या जहाँ तक जीएसटी का सवाल है, ये एक लॉन्ग ओवरड्यू था, और इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद बात रही स्वदेशी की, आपने सब गिना दिया कि किस तरह से विदेशी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिनकी आइडियोलॉजी विदेशी है, वो स्वदेशी की बात करे, ये बहुत आयरॉनिकल है। पूरी आइडियोलॉजी आपकी विदेशी है, आपका नेशनलिज़्म विदेशी है। आपका नेशनलिज़्म जो है वो हिटलर और मुसोलिनी के नाज़िज़्म और फ़ैशिज़्म से इम्पोर्ट किया है। आपकी किताबों में लिखा है, पूरा डिटेल में लिखा है कि ये हमारा रास्ता है, यही उचित रास्ता है, ये लिखा है। आपकी पूरी आइडियोलॉजी विदेशी है, और आप बात स्वदेशी की करते हैं। और किस तरह का स्वदेशी है? मोदी जी सारी विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे घर में, हमारे हर एक के घर में लगभग 90%, 90% चीज़ें विदेशी है। हमारी अपनी क्या चीज़ है? क्या है? हम चारपाई पे भी नहीं सोते। हम जिस पलंग पर सोते हैं उसका कांसेप्ट भी वेस्ट से आया है। तो कांसेप्चुअली और मटेरियली हम लगभग पूरी तरह से विदेशी है। तो फिर क्या करना है अभी? क्या गोइंग बैक टू द स्टेट ऑफ नेचर? स्वदेशी यानी क्या करना क्या है? क्या नंगे घूमना है? तो क्या द पॉइंट इज़ कि ये स्वदेशी का नारा जो लगाते हैं, ये अ, ये केवल नाम बदलने के, अब कल की स्पीच पे भी मोदी जी के इतने अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल था। भई वहाँ तो पूरी स्वदेशी करो। प्रियंका गांधी जब बोलती है, वो तो आधी इटालियन है। आप उसको इटालियन होने पर उसको कोसते हो। उसको यू कॉल देम नेम्स। वो जब हिंदी में बात करती है तो विशुद्ध हिंदी में बात करती है। एक पहले शब्द से लेकर आखिरी शब्द तक विशुद्ध हिंदी में बात करती है। मोदी जी नहीं कर पाते हैं। वो संघ परिवार के नेता है, नहीं कर पाते। भागवत जी करते हैं, मोदी जी नहीं कर सकते। तो आपका कल का आप उनका स्पीच देखिए, पूरी वो बहुत अंग्रेजी अंग्रेजी शब्दों से लैस है।
बहुत सारे अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करते हैं हमेशा। तो ये स्वदेशी की खोखली बातें करने का कोई अर्थ नहीं। स्वदेशी अगर आपको सही मायने में लाना है, तो इस देश को आपको टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक सुपर पावर बनाना होगा। टेक्नोलॉजी आपके पास, आप घर कंघी बनाते हैं या फिर आप कोई ब्रश बनाते हैं या टेबल कुर्सी बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, ये कोई स्वदेशी नहीं है। ये तो सब कोई सारे देश दुनिया के बनाते हैं, अफ्रीका के देश भी बनाते हैं। कटिंग एज टेक्नोलॉजी आपकी क्या है आपके पास? आपकी खुद की क्या है? आपको अगर कोई बड़ी इमारत बनानी है तो उसके लिए भी आप, अगर आपको आपके पावर स्टेशन की चिमनी बनानी है, तो चिमनी कैसे बनाई जाती है मैंने खुद देखा है। वो ऑस्ट्रियन एक जैक होता है, वो जैक कॉन्सेंट्रिक प्लेट्स का जैक होता है जिसपे कंक्रीट भरता है और जैक अपने आप ऊपर चढ़ता है और चिमनी बनती है। वो टेक्नोलॉजी आपको ऑस्ट्रिया से लानी पड़ती है। आपका टनल अगर खोदना है, आप कहते हैं दुनिया का सबसे ऊंच हाइट पे जो टनल है वो इंडिया ने बनाया। भाई आपने बनाया ना, आपने कैसे बनाया है? आपने वो जो मशीन लाई वो आपकी है क्या? वो मशीन तो ऑस्ट्रिया से आती है। तो आपने कहाँ से बनाया वो टनल, उसमें आपका क्रेडिट क्या है? तो ये स्वदेशी की खोखली बातें करते हैं। जब तक हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी में इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, तब तक हम स्वदेशी हमने अचीव किया ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। 11 साल मोदी जी को हो गया है। 11 साल के बाद आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं। 11 साल में आपने टेक्नोलॉजी के स्तर पर भारत को कितना इंडिपेंडेंट बनाया है, इसका हिसाब दीजिए। मुझे लगता है तो ये दोनों फ्रंट्स पर कुल मिलाकर केवल खोखली बातें और उसके अलावा कोई कॉन्क्रीट बात मोदी जी ने कही नहीं, कोई कॉन्क्रीट गिफ्ट जनता को दी नहीं है। नीलू।